फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है वर्क। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्क होता क्या है। तो वर्क के लिए जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपका ये, ठीक है, जिसका मास क्या है, m है। इस ऑब्जेक्ट पे हमने अप्लाई किया फोर्स जो कि F है, और इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है इस डिस्टेंस से मूव करके, मतलब जो यहाँ पे रखा था वो मूव करके यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो इसने अपनी पोजीशन क्या की, चेंज की। कितनी पोजीशन चेंज की, मान लीजिए कि यहाँ से और यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी x है, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट जो है x डिस्टेंस मूव कर गया और वो यहाँ पे पहुँच गया। तो क्या कहा जाएगा कि वर्क डन हुआ। तो वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है कि कितना डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। और हाँ, फोर्स अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क की कोई नेसेसरी कंडीशन बताइए, क्या पूछा जाए, नेसेसरी कंडीशन ऑफ वर्क, नेसेसरी कंडीशन ऑफ वर्क, तो आप क्या बताएंगे, कौन सी दो ऐसी नेसेसरी कंडीशन है जो वर्क के लिए जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या है कि फोर्स का अप्लाई होना, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस मूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस लिख लीजिए, उसके बाद हम वर्क की डेफिनेशन देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, पहली कंडीशन ये हो गई। और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो जो बॉडी है वो मूव ना करे, मतलब वो डिस्प्लेस्ड ना हो, तो उस कंडीशन में कोई भी वर्क नहीं होगा। तो वर्क के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, फोर्स का होना और डिस्प्लेसमेंट का होना, ठीक है। इन कंडीशंस के बाद हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में लिखेंगे, वर्क इज डन when we applied force on an object and object moves through some distance then, ठीक है, वर्क इज डन व्हेन वी अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस, ठीक है। वर्क कब होगा, जब हम किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स लगाएंगे और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस मूव करेगी, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज नोन एज वर्क। अभी मैंने आपको फॉर्मूले से बताया था कि वर्क जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल्स टू F इनटू S, ये है फॉर्मूला, ठीक है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। वर्क की यूनिट क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लेंगे, यूनिट इज इक्वल्स टू जूल। वर्क यूनिट क्या होती है, जूल। जैसे कि फोर्स की न्यूटन होती थी, वैसे ही वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। और दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। तो आप इसको और करके लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर लिखा हो तभी भी ठीक है, और जूल है तब भी ठीक है, दोनों का मतलब क्या हो गया, वर्क। अब हम देखते हैं कि जैसे आपको मैंने बताया कि वर्क यूनिट क्या होती है, जूल बताई मैंने,
तो अब अगर आपसे पूछा जाए 1 जूल क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए, आपको मैंने बताया वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और वर्क की यूनिट मैंने आपको क्या बताई, जूल। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम जूल की डेफिनेशन कहेंगे। हेडिंग लिख लीजिएगा 1 जूल। तो क्या हो जाएगा, अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखिए, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन we applied 1 newton of force, when we applied 1 newton of force and body moves through कितने डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, and body moves through a distance 1 मीटर। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से 1 जूल की डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ से इस फॉर्मूले से W इज इक्वल्स टू एफ एस से 2 कंक्लूजन निकल के आने। पहला कंक्लूजन क्या है, वर्क ज़ीरो होने की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, या तो फोर्स ज़ीरो हो जाए। अगर हमने एफ की जगह 0 पुट कर दिया तो 0 इंटू एस क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का सेंस है, या तो हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स ना लगाएं तब भी वर्क नहीं होगा, या फिर हमने उस बॉडी पे फोर्स तो लगाया मगर उसमें डिस्प्लेसमेंट ना हुआ कुछ, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, तो उस कंडीशन में भी वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्क इज 0 व्हेन, पहली कंडीशन क्या लिख देंगे, F इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, वर्क इज 0, दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ये जो 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किसकी 2 कंडीशंस, वर्क के 0 होने की 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं, या तो फोर्स 0 होगा या तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इन्हीं दोनों केस में वर्क की वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज वर्क की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वर्क डन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो कितने टाइप का होता है, या तो वो पॉजिटिव होता है या तो वो निगेटिव होता है, और 0 की कंडीशन तो मैंने आपको बता ही दी। तो 2 कंडीशन और बचती हैं, जो कि एक है पॉजिटिव की और एक है निगेटिव की। तो पॉजिटिव वर्क के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव वर्क के लिए, ठीक है, पॉजिटिव के लिए आपको क्या है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए इधर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी भी किधर मूव करनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। और मान लीजिए कि फोर्स तो हमने इधर लगाया मगर बॉडी डिस्प्लेस कर गई दूसरे डायरेक्शन में, कहाँ लगा, फोर्स यहाँ लगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, तो इस केस में वर्क डन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये 2 केस हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क के बारे में। तो पॉजिटिव वर्क में हम लिखेंगे, इफ द डायरेक्शन ऑफ force and displacement is same, then work is पॉजिटिव। ठीक है, शॉर्ट में आप लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था, इधर ही फोर्स लग रहा है इधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आप ऐसे बना लीजिएगा जिससे आपको याद रहे। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, ऐसा कौन सी चीज़ है जिसमें ऐसा मिलता है कि पॉजिटिव वर्क मिलता है, तो उसमें आप लिख सकते हैं ट्रेन इंजन। देखिए ट्रेन क्या होता है, फोर्स भी आगे के लगा रहा होता है, ट्रेन जा भी कहाँ रही होती है, आगे वाली डायरेक्शन में जा रही होती है। अ ट्रेन इंजन पुलिंग द ट्रेन
वैगन्स। ठीक है, तो ट्रेन का इंजन क्या करता है, ट्रेन की जो वैगन्स हैं उनको आगे की तरफ खींचता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग निगेटिव वर्क पे। तो निगेटिव में देखिए किस तरीके से हो जाएगा, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। ठीक है, तो उस टाइम वर्क कैसा हो जाएगा, निगेटिव। इस केस में क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, इधर हमने फोर्स लगाए तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो दूसरी डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो इस टाइप के फोर्स कैसे होते हैं, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो इस टाइप का जो फोर्स होता है वो, इस टाइप का जो वर्क होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। और एग्जाम्पल अगर आपको बताएं तो एग्जाम्पल आप इसमें लर्न कर सकते हैं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। ठीक है, जो भी वर्क फ्रिक्शन के द्वारा होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर आप फोर्स आगे लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो जो भी वर्क डन होता है फ्रिक्शन फोर्स के कारण वो हमेशा निगेटिव फोर्स होता है। ठीक है, अब आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ लिया, वर्क डन की यूनिट पढ़ ली, पॉजिटिव निगेटिव वर्क क्या होते हैं, जीरो वर्क की कंडीशन क्या होती है, ये सारी कंडीशंस आपने देख ली। अब हम लोग वर्क पे बेस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 12 न्यूटन। फोर्स कितना किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, 12 न्यूटन का लग रहा है, और उसकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आपको मिल रहा है, 4 मीटर का। और आपसे पूछा क्या गया है, वर्क डन के बारे में पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, एफ इंटू एस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4, और यहाँ पे हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, एक चीज़ देखिए, फोर्स की यूनिट थी न्यूटन और मीटर, आप चाहें तो इसको एक साथ, मतलब मल्टीप्लाई में था तो न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई में आ गया, न्यूटन मीटर लिखना चाहें न्यूटन मीटर लिख दीजिए, अदरवाइज अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 48 जूल, क्योंकि आपको पता है कि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो आप दोनों लिखेंगे, दोनों करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, 10 जूल ऑफ वर्क इज डन, दैट मीन्स आपको क्या गिवन है, वर्क गिवन है, वो हमने लिख लिया 10 जूल। आगे कह रहा है व्हेन 5 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। आगे आपसे कहा गया है फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, दैट इज यू हैव टू फाइंड एस। तो फिर से आप वैल्यू फॉर्मूला देखिए क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस होता है, डब्ल्यू की जगह 10 पुट कर देना है, एफ की जगह 5 पुट कर देना, और एस आपको फाइंड करना है। ठीक है, 5 टू जा 10, तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर। अब ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि हमने एस निकाला तभी भी यूनिट हम जूल लिख रहे हैं। आप जो चीज़ फाइंड कर रहे हैं आपको यूनिट उसकी लिखनी है। आप एस फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट मीटर हो जाएगी, फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट न्यूटन हो जाएगी, और अगर आप वर्क फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। तो यूनिट का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि एनर्जी क्या होती है, और एनर्जी जो है वो 2 टाइप की होती तो बहुत सारी हैं। ठीक है, लेकिन जो मेनली हमें एनर्जी पढ़नी है यहाँ पे वो 2 टाइप की एनर्जी है। पहली एनर्जी कौन सी हमें पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद हमें नेक्स्ट एनर्जी कौन सी पढ़नी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, जैसे कोई भी एनर्जी है, अगर मोशन की वजह से, मोशन मतलब कोई अगर मूव कर रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी की बात हो रही है, तो जिस भी एनर्जी के पास मतलब मूवमेंट की वजह से एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल किसकी वजह से होती है, कॉन्फ़िगरेशन कह लीजिए आप, या फिर हाइट। ठीक है, किसी हाइट की कोई अगर मतलब किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है फिर नीचे आ रहा है, तो इस टाइप की जो एनर्जी उसके पास होगी, उस ऑब्जेक्ट के पास, वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरी चीज़ें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।